The extremist phase from 1905 to 1918. सो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द एक्सट्रीमिस्ट फेज। इससे पहले हमने द मॉडरेट फेज पढ़ा था। अगर आपको ये समझना है तो पहले आपको पहला वाला लेक्चर इसका द मॉडरेट फेज पढ़ना पड़ेगा। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, जिसमें 8 से 9-10 लेक्चर्स पहले ऑलरेडी आ चुके हैं और इससे पहले मॉडरेट फेज आ चुका है। आप पहले उसको ज़रूर देख लीजिए कम से कम, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले द एक्सट्रीमिस्ट फेज फ्रॉम 1905 टू 1918। अब इसमें हम मेन चीज़ें देखें तो अब पहले भी उसमें भी रीजंस बिलीफ ये सब पढ़े थे हमने, है ना, लाइक मॉडरेट फेज में। अब हम एक्सट्रीमिस्ट फेज का पढ़ेंगे, ठीक है, रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है। सो रीजंस बिहाइंड पहले वाले में जो थे उन्होंने तो वो ग्रोथ कर ही नहीं पाए थे, ठीक है। मॉडरेट वाले तो मिलिटेंट का ग्रोथ कर ही नहीं पाए थे क्योंकि वो ढंग से समझा नहीं पाए थे, ठीक है, और फेथ नहीं जगा पाए थे इन पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल फेथ नहीं जगा पाए थे लोगों के मन में। इसमें रीज़न क्या था कि इन लोगों ने जो ब्रिटिश रूल है उसका ट्रू नेचर जो था ना, जो नीयत, ट्रू नेचर रिकॉग्नाइज किया। एंड द इकोनॉमिक माइजरीज ऑफ द 1890 फर्दर एक्सपोज्ड and the exploitative character of the colonial rule. Several famines killed 90 lakh persons between the 1896 to 1900. Bubonic plague affected the larger area of the Deccan. British rule was no longer progressive socially and culturally. It was suppressing that the spread of the education, especially the mass and the technical educations, ठीक है। तो इन्होंने ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल किया कि पहले तक इनको एक्सपोज किया कि इन्होंने 1890s में हमको कितना एक्सप्लॉइट किया है, कितना हमको हमारा शोषण किया है, लोगों को ये खुद भी रिकॉग्नाइज किया, फिर लोगों को भी समझाया विद प्रूफ और उनको दिखाया कि एक्सपोज कर दिया, ठीक है, कि ये कितना इनका एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है इनका, ठीक है, कितना गंदा कैरेक्टर है इनका ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जो फेमाइन आए थे, ठीक है, हमसे सीवियर फेमाइन, वो 90 लाख पर्सन मार के गए थे, ठीक है, पर्सन डाइड हो गए थे। एंड जो बुबानिक प्लेग आया था, उन्होंने भी लार्जर डेकन में कितना ही तबाही मचाई थी। और जो ब्रिटिश रूल थे वो अब बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव वे में आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो सोसाइटी के ना वेलफेयर के लिए काम करते थे, ऊपर से उनको सप्रेस और रिप्रेस, अगर कोई मूवमेंट या कुछ भी बोलते थे, डिमांड भी करते थे, तो उनको सप्रेस कर देते थे। और वो बिल्कुल स्प्रेड ऑफ एजुकेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम था, और स्पेशली मास ऑफ टेक्निकल एजुकेशन तो बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है, उन सबको इट वाज सप्रेसिंग, ठीक है, सप्रेसिंग सिचुएशन थी। अब पॉलिटिकल इवेंट देखें कि इनके बीच बीच में क्या हुआ था। तो 1890 टू 1829 से लेकर 1905 तक, तो 1892 में द इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ठीक है। 1897 में द नाटू ब्रदर्स जो थे उन्होंने उनको विदाउट ट्रायल रिपोर्टेड कर दिया गया, और जो तिलक थे उनको इम्प्रिजन में डाल दिया गया, ठीक है, उनको चार्ज करा दिया कि ये तो दंगावादी, इनको जेल में डालो। 1898 में क्या हुआ, सप्रेसिव लॉज अंडर द आईपीसी सेक्शन लगा, आईपीसी सेक्शन 104A एंड आईपीसी सेक्शन 156, ठीक है। तो 124 और 156, 125 और 156, 124A एंड आईपीसी सेक्शन 156A लगा, ठीक है। 1899 में क्या हुआ, द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कलकत्ता कॉरपोरेशन वर रिड्यूस। जो इंडिया का जो इंडियन नंबर्स थे, जो इंडियन लोग थे कलकत्ता में कॉरपोरेशन में, वो भी धीरे धीरे कम होने लग गए। और 1904 में क्या हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया, ठीक है, विच कर्ब द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। 1904 में ये हुआ, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और 1904 में एक और चीज़ हुई थी, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था, ठीक है, जो इंश्योर किया था कि ठीक है ये गवर्नमेंट ही, मतलब ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। रिएक्शनरी पॉलिसीज आई थी लॉर्ड कर्जन की, ठीक है, कर्जन। अब देखते हैं ग्रोथ कैसे हुई। पहले वाले में ग्रोथ नहीं हो पाई थी, ठीक है, क्योंकि वो बताया विश्वास अवेयर ही सिर्फ अवेयर करवाया था उनको, ठीक है, एक बेस बनाया था, एक मास बेस यूज, एक क्रिएटेड अ पब्लिक ओपिनियन, एक क्या था, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाए थे वो, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जगा पाए थे। सो इस फेज़ में, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में सेल्फ एफर्ट में फेथ लाया, ठीक
ठीक है। जो लाल बाल पाल और जो घोष है उन लोग का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लाल बाल पाल घोष से मेरा मतलब है तिलक, औरबिंदो, बिपिन चंद्र, है ना, ये लोग जो बिपिन चंद्र पाल जो है, तो लाल बाल पाल इनको कहा जाता है, और औरबिंदो घोष, ठीक है। ये बार बार अर्ज कर रहे थे कि और कैरेक्टर और कैपेबिलिटीज़ जगा रहे थे कि इंडियन आप में, कि इंडियंस भारतीय लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है और आप सेक्रीफाइस, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं जितना भी आप चाहें और अपने देश को आज़ादी खुद ही दिला सकते हैं, हम खुद दिला सकते हैं, ठीक है। किसी गवर्नमेंट और किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन भी करवाया जो कि बहुत ज़रूरी था, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन लेड टू द इंक्रीज अवेयरनेस हुआ, ठीक है, अवेयरनेस among the masses, and on the other hand result in unemployment also, ठीक है। क्योंकि जब एजुकेशन का स्प्रेड किया टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द मासेस, तब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही, ठीक है। दिस ड्रू अटेंशन टू द पॉवर्टी एंड द अंडरडेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी एंड अंडर द कॉलोनियल रूल। जब स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ, जब उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, जताया गया, मनवाया गया और स्प्रेड किया गया एजुकेशन का, समझाया गया, अवेयर किया गया, जागरूक किया गया, तब वो छोटे छोटे लाइक बस्ती कस्बों तक, ठीक है, कस्बों तक भी वो बात पहुंची, और जितने भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, अंडर बिलो जो लाइन है, ये पूरे भारत में ये सबको इक्वली पहुंचा, ठीक है। और अंडर डेवलप जो स्टेट थे ऑफ द कंट्री इकोनॉमी अंडर द कॉलोनियल रूल, वो उन्होंने भी अटेंशन दिया इस एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बातों पे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग देखिए, उनका ग्रोथ भी करवा, पहले पॉलिटिकल इवेंट्स भी काफ़ी हुए इसमें, ठीक है। रीजंस भी अच्छे थे क्योंकि मिलिटेंट मासेस को इन्होंने गैदर किया, एक्सपोज किया, ठीक है, कि कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाई कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन हुआ कि अच्छे से पढ़ाया, अवेयर करवाया लोगों को, ठीक है, छोटे लोगों को भी, कि जो भी पॉवर्टी का कॉज है वो यही लोग है। फिर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी हुआ, ठीक है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में क्या क्या है, जो भी इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जैसा जापान था, उनका प्रोग्रेस देखा, और वर्ल्ड वाइड जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, आयरलैंड, रशिया में, इजिप्ट में, टर्की में, पर्शिया में, चाइना में, उन सबसे इंस्पिरेशन ली एक्सट्रीमिस्ट फेज ने। एक्सट्रीमिस्ट जो फेज के लोग थे, उस फेज में क्या चल रहा था, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने लोगों को बताया कि देखिए अदर जो बाहर के अब्रॉड कंट्रीज है उन्होंने भी ऐसा मूवमेंट चलाया, वो सब यूनाइट हुए और उनको फ्रीडम मिली, तो हम भी कर सकते हैं। वो उनसे इंस्पायर होने को बोला और खुद भी इंस्पायर हुए, ठीक है। और द इंडियंस रियलाइज्ड फाइनली दैट द यूनाइटेड पीपल वर विलिंगली टू मेक sacrifices could take on the mightiest of the empire, ठीक है। चाहे कितना से कितना भी बड़े से बड़ा कोई ना राजा या कुरु राजा या जो भी हो, जो गवर्नमेंट है जो भी एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, उसको अगर हम यूनाइट हो जाए तो आराम से रोका जा सकता है, ठीक है। और ये सारा इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा था, इंटरनेशनली, क्योंकि बाहर के देशों में भी ये हो रहा था, बस इंडिया में जागरूक करने की ज़रूरत थी और देर थी। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिलिटेंट स्कूल ऑफ द थॉट। इसमें क्या हुआ, by the dawn of 20th century, the band of nationalist thinkers and had emerged who advocate a more militant approach to the political work. These includes the Raj Narayan Bose, Ashwini Kumar Datta, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal in Bengal, Vishnu Shastri, Chiplankar and Bal Gangadhar Tilak in Maharashtra, and Lala Rajpat Rai in Punjab, ठीक है। तिलक emerged as the most outstanding representative of this school of thought। ये school of thought क्या था, कि अच्छे अच्छे जो नेशनलिस्ट है, थिंकर्स है, उनको बैठाओ, मीटिंग कराओ, एडवोकेट करवाओ, और एक मिलिटेंट अप्रोच, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल वर्क कर सके, एकदम ये सिस्टमेटिक काम कर रहे थे, ठीक है। अब एक मेन डिफरेंस ये बता दूँ कि मॉडरेट फेज में क्या था कि ठीक है, आपको कोई चीज़ मनवानी है, आप डिमांड करो थ्रू रिजोल्यूशन, पिटीशन और मीटिंग से थ्रू एक्सेट्रा, मतलब उनका थ्री पी प्रिंसिपल था, लाइक प्रेयर, पटिशन एंड प्रोटेस्ट। लेकिन इसमें क्या था कि भाई ये शांति पीसफुली से नहीं मान रहे, हम तो क्रांति करेंगे, वो शांति वाले थे, ये क्रांति वाले हैं डायरेक्ट, ठीक है। सो ऐसा कुछ था। सो इन्होंने पूरी बैंड ऑफ नेशनलिस्ट जो थिंकर्स थे उनको बैठाया, एडवोकेट करवाया कि अच्छा हम ये अप्रोच करते हैं टू पॉलिटिकल वर्क, ठीक है। इनमें कौन कौन से थे मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट पे, कौन कौन थे मैंने बता दिया, राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्ता, ये लाल बाल पाल और अरविंद घोष, सब में ये आप याद कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक पाल, गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल और अश्विनी कुमार दत्ता, राजनारायण बोस, औरबिंदो घोष, विष्णु शास्त्री चिपलंकर एंड लाला राजपत राय इन पंजाब। तिलक थे जो बहुत ही
इस फेज के सबसे आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्कूल थे, ठीक है। तिलक सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज स्कूल, ठीक है, थॉट ऑफ स्कूल। अब क्या हुआ, रिएक्शन देख लेते हैं। वेस्टर्नाइजेशन जो उस टाइम बढ़ रहा था, ठीक है, तो इसका रिएक्शन क्या आ रहा था, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज वाले लोगों का, एक्सट्रीमिस्ट का क्या बोलना था इस पर, ठीक है। इंक्रीजिंग टू रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। इसका ये था कि इंटेलेक्चुअल लाइक स्वामी विवेकानंद थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये सारे इंस्पायर थे यंग नेशनलिस्ट, ठीक है। यंग नेशनलिस्ट से ये इंस्पायर्ड थे, एंड विद देयर फोर्सफुल एंड आर्टिकुलेट आर्ग्यूमेंट्स painting ideas of the past in the brighter colors than the British ideologies had, ठीक है। This thinker exploded the myths of Western superiority and by referring to the richness of Indian and civilization in the past। इन लोगों ने क्या किया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, लाइक वेदास पे गए ये, और सारे वेदास पुराण स्क्रिप्चर, इंडियन स्क्रिप्चर थे, उनको पढ़ा, ठीक है, और उनकी रिचनेस को बताया, और जो भी ये चमक धमक जो भी दिख रही है वेस्टर्नाइजेशन की, जो भी ये, तो ये जो भी जितने भी थिंकर्स है, जो भी यंग थिंकर्स है, लाइक स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने किए, लोगों को बताया कि ये जितने भी वेस्टर्नाइजेशन सुप्योरिटी दिख रही है आपको, वेस्टर्नाइजेशन दिख रहा है, ये एक सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा सुपीरियर नहीं है ये, बल्कि, और ये कैसे एक्सप्लेन और प्रूफ किया लोगों को कि ये सब गलत है वेस्टर्नाइजेशन, बाय रेफरिंग टू द रिचनेस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इन द पास्ट से उनसे कंपेयर किया और बताया कि ये ज़्यादा सेल्फ सिरिस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स। ये तो बहुत ही मेन रीज़न है, जैसे मैंने बताया कि वो शांति वाले थे, शांति से मान्य रहते, तो इनको एक क्रांति वाली फेस लाना पड़ा, जिसका नाम पड़ा मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन क्या था, मैंने पहले ही बता दिया। द यंगर एलिमेंट विद इन द कांग्रेस वर डिससेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 to 20 years। दे वर स्ट्रांगली क्रिटिकल टू द मेथड ऑफ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ठीक है। पीसफुलनेस और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन वो वाला मेथड ये वो अपनाते थे, एंड पॉपुलरली नोन एज द 3 Ps। मैंने बताया था ना, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। मेथडोलॉजी यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस था। एक्सट्रीमिस्ट का गोल क्या था, क्या गोल था, एक तो स्वराज को पाना, स्वदेशी, ठीक है, ये मेथड था इनका, एक गोल था स्वराज। स्वदेशी मतलब कि इंडिया की गुड्स को यूज़ करेंगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। दूसरा था बॉयकॉट, ठीक है, बहिष्कार करेंगे हर चीज़ का, ना इनका खाएंगे, ना पियेंगे, ना इनका काम करेंगे, ना इनकी चीज़ें पहनेंगे, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं, ठीक है, सबका बहिष्कार। तीसरा था नेशनल एजुकेशन, लाइक खुद का एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे और वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस फैलाएंगे, हर कोने को, और सही एजुकेशन फैलाएंगे। फोर्थ था स्वराज, मतलब आज़ादी, एक स्वराज, ठीक है। सो ये कुछ मेथडोलॉजी थे, ठीक है। अब देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या हुआ इस एक्सट्रीमिस्ट पीरियड का, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो तिलक थे, उन्होंने गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल स्प्रेड किया इंडिया में बहुत सारे, ठीक है। और जितने भी वेस्टर्न फेस्टिवल्स होते थे या वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया था, उन सबको बहिष्कार किया, उन सबका बहिष्कार किया, बॉयकॉटिंग किया। और इनफैक्ट गणपति और शिवाजी फेस्टिवल और अलग अलग फेस्टिवल जो इंडिया के कल्चर को मतलब दिखाए, रिचनेस दिखाए और प्रमोट करे, वो सब किया, ठीक है। और बॉयकॉटिंग ऑफ द दे बॉयकॉट द वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया। स्लोगन इनका क्या था, बाल गंगाधर तिलक का सबसे बेस्ट ये है, आप याद कर लीजिएगा। इस स्लोगन था कि दैट, उन्होंने कहा था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे पाके रहूँगा, मुझे ये पाना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज द बाई तिलक, ठीक है। और ये टॉक ऑफ द सोसाइटी था उस टाइम, दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ब्रिटिश कोर्स, ब्रिटिश एजुकेशन जो थी वो सब बॉयकॉट हो चुकी थी, वॉज बॉयकॉटेड, ठीक है। ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश एजुकेशन वॉज बॉयकॉटेड विच ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब सब कुछ बॉयकॉट हो गया, ना एजुकेशन ब्रिटिश का, ना हम उनके एजुकेशन ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना गुड्स, ना सामान खरीद रहे हैं, ना कुछ पहन रहे हैं, खा रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं कर रहे। तो इनको इकोनॉमी जो थी वो 2 साल में बहुत ही ज़्यादा कम गिर गई थी, जो कि ऑब्वियस है गिरेगी ऑफ द कंट्री, एंड दे बिगेन टू वे टू एम्प्लॉयमेंट एंड द वेरीज अदर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस। और इन्हीं की वजह से जब ये सब नहीं हो रहा था उनकी, और अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था, तब इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लाई इंडियन के लिए, नई नई और अलग अलग लाई, ठीक है, जो कि काफ़ी सही था। देयर वॉज अ मेजर रिफॉर्म इन द एजुकेशन अक्रॉस द country as extremist work as establishing the national universities फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। उन्होंने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ने एक रिफॉर्मेशन लाया, ठीक है, रिफॉर्म चलाया, मेजर रिफॉर्म इन एजुकेशन। क्या चेंज किया कि
एजुकेशन की फील्ड में एजुकेशन भी उनका बंद कर दिया था, है ना, ब्रिटिश लोगों का, उनसे सीखना या उनके स्कूल में जाना। उन्होंने खुद का एक इस्टेब्लिशिंग किया, मतलब उस पर काम किया कि उन्होंने खुद का नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाया, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थी, उन्होंने खुद से बनाया एक अपना नेशनल यूनिवर्सिटी। अब इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी हुए थे एक बार वो देख लेते हैं बस। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या क्या चल रहा था उस टाइम। बंगाल पार्टीशन हुआ, ठीक है, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ। उसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट, पहले तो पार्टीशन हुआ, उसका फिर विरोध करने के लिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ। फिर मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अच्छा, मुस्लिम लीग के ऊपर मेरा नेक्स्ट लेक्चर ही आने वाला है, सो स्टे कनेक्टेड। इस्टेब्लिशमेंट हुआ मुस्लिम लीग का इन 1906 में, वो 1905 में हुआ था पार्टीशन, 1906 में मुस्लिम लीग हुआ। 1907 में क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हो गया। और फिफ्थ था जो गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1913 टू 1905, 2 साल। और होम रूल मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जो कि था 1916 से 1917 तक, ठीक है। सो ये कुछ इवेंट्स चल रहे थे बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट फेज। सो मैंने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बताया। मॉडरेट्स क्या थे, मॉडरेट्स ये थे कि शांति से रूल्स रेगुलेशन और 3 P's को अपनाते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अपनाते थे, जो कि था प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट क्या थे कि शांति नहीं, कुछ नहीं हुआ 15-20 साल, हम तो क्रांति से करेंगे, ठीक है, हम तो बॉयकॉटिंग वाला अपनाएंगे। और उनका मेन गोल भी यही 4 थे, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स या बुक वाले नोट्स या PDF वाले नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक दूँगी, ठीक है। सो आप वहाँ पे कनेक्टेड रहिए, वहाँ पे PDFs में सारे डाल दूँगी, ठीक है। सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, अगर आप अभी तक बने हुए हैं, अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।